नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर और ये है आपकी हिंदी की क्लास। तो हम लोगों ने व्याकरण के सारे पाठ पढ़ चुके हैं। अब हम आज से क्या पढ़ने वाले? अलंकार पढ़ने वाले हैं, रस पढ़ने वाले हैं और छंद पढ़ने वाले हैं। बाकी व्याकरण में आप वाक्य तक पढ़ चुके हैं कि कैसे वर्ण से शब्द बनेगा और शब्द से कैसे वाक्य बनेगा। वर्ण का जो वर्तनी शुद्धिकरण, वाक्य का वाक्य शुद्धिकरण, ये सब पढ़ चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पढ़ चुके हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछला वीडियो देखना ना भूलिए, क्योंकि पिछले से ही देखेंगे तभी आप यहाँ तक पहुँचेंगे और बढ़िया से इसका जो है प्रयोग कर सकेंगे। तो बने रहिए वीडियो में तक पूरी जानकारी के लिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, अलंकार एवं उसके भेद पढ़ने वाले हैं। तो एकदम ध्यान से वीडियो देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, उससे पहले हम एक डाउट क्लियर कर देते हैं। एक बच्चे का डाउट था क्या कि धनुष टंकार में उसने संधि कहा था। अब देखिए, धनुष टंकार। ठीक, अब धनुष टंकार में संधि, हमने संधि क्या बताया था? संधि में बताया था कि ओ रा सा सा सा, मतलब ओ रा और तीनों सा के नियम बताए थे। किसमें? विसर्ग संधि में बताए थे। ठीक, और विसर्ग संधि में मैं क्या कहा था कि जहां पे भी ये सा है ना, इसकी जगह पे क्या करेंगे? इसकी जगह पे हम यहाँ पे विसर्ग लगा के देख लेंगे क्या उसका सही मतलब निकलता है। अब देखिए, धनु ऐसे लिख लेंगे और टंकार ऐसे लिख देंगे। ठीक, और सा की जगह पे ऐसे कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या इसका दोनों का सही मतलब निकला? धनु मतलब धनुष प्लस टंकार। ठीक, टंकार का मतलब भी सही निकल रहा है। धनु का मतलब, इसका मतलब क्या? 100% जो इसमें क्या है आपका विसर्ग संधि है। कौन सा है आपका? यहाँ पे विसर्ग संधि है। अगर यही इसका दोनों का सही मतलब नहीं निकला, जैसे इसका कुछ संदेह होता सही मतलब निकलने में, तो यहाँ पे जो है विसर्ग संधि नहीं होता है। क्योंकि और जब संदेह नहीं रहेगा, एकदम बढ़िया से अर्थ निकल जाएगा, तो वहां पे हमेशा विसर्ग संधि रहेगा। इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ओ रा कौन कौन सा हमने बताया? ओ रा सा और सा। ठीक, ये जहाँ पे आधे दिख जाए हैं, वहां पे आप देखिएगा, वहां पे इनकी जगह पे आप जो है, इनकी जगह पे आप विसर्ग का प्रयोग करके देख लीजिए। अगर अर्थ सही निकलता है तो वहां पे विसर्ग संधि होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अलंकार की क्लास में। अब देखिए, अलंकार अब संधि विच्छेद का यहाँ भी काम आएगा। कैसे? अब देखिए, हम अलंकार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अलम प्लस कार। ठीक, और देखिए इसको जब हम तोड़ के लिखेंगे कैसे होगा? आ ला और यहाँ पे अंग होगा। ठीक, हमने बताया था ना पंचम अक्षर को कैसे, गंगा को गंगा कैसे लिखा था। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, व्यंजन संधि। इसमें क्या होगा? व्यंजन संधि में कौन सा? व्यंजन संधि में माँ का नियम लगेगा। ठीक, माँ का नियम। और माँ का नियम क्या कहता है कि माँ जब किसी व्यंजन से मिलता है तो जिस वर्ग से मिलता है उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल। जैसे यहाँ पे मिला माँ, का वर्ग से मिला तो का वर्ग का पंचमा अक्षर का, खा, गा, घा, ङा। ठीक, तो ये जो है आपका क्या है? ये आपका ङा में बदल जाएगा। तो क्या हुआ? ङा ऐसे लिखेंगे या फिर इसकी बिंदी ऊपर लगती है, बिंदी ला पे ऊपर बिंदी लग जाती है, वो लिख के फिर कार पूरा ऐसे लिख दिया तो क्या हो गया? अलंकार। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसके एक डाउट भी क्लियर कर लिया। संधि कैसे होगी अलंकार में? कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी, माँ का नियम लगेगा। ठीक, क्या हो गया? अलंकार। ठीक, अब देखिए क्या हो गया? अलम धन कार। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? अलम मतलब अलंकृत। ठीक, अलंकृत कह देंगे या फिर सजावट कह देंगे। ठीक,
कार का मतलब हो जाएगा करने वाला। ठीक, अब यहाँ से क्या निकला? सजावट करने वाला। लेकिन किसकी? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साहित्य पर, नहीं हिंदी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे काव्यों की बात करेंगे। तो क्या? काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार, शोभा या फिर सजावट कह देंगे। ठीक, काव्यों की सजावट करने के लिए जिनका उपयोग करते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? किसका हो जाएगा? काव्यों का। ठीक, अब देखिए काव्य, काव्य क्या होता है? कोई लेखक है, वो मन में जो बात सोच रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक, मन में जो भी सोच रहा है उसी को जब लिखित रूप दे देता है तो क्या हो जाता है? काव्य हो जाता है। क्या हो जाता है? मन की सोच का लिखित रूप क्या हो जाएगा? काव्य हो जाएगा। ठीक, और फिर जब कई काव्य एक साथ मिल जाएंगे, ठीक, जब कई काव्य एक साथ मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साहित्य बन जाते हैं। ठीक, काव्यों का संकलन या फिर संगठन कह देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? इकट्ठा लिखना, काव्यों को इकट्ठा करके लिखना क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा। ठीक, और जो वही किसी भाषा के आधार पर हो जाएगा, तो यहाँ के भाषा के आधार पर जब हो जाएगा यही चीज तो क्या हो जाएगा? जैसे कोई भाषा का साहित्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भाषा में क्या हो गया आपका? हिंदी ले लिया हमने। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका इतना क्लियर हो क्या? मन की सोच को जब लेखक लिखित रूप दे देता है तो काव्य बन जाता है, और फिर काव्यों का संगठन या फिर कई काव्यों को इकट्ठा करके लिख दिया जाता है तो फिर साहित्य बन जाता है। और जिस भाषा में लिखा जाता है उसी भाषा का साहित्य, जैसे हिंदी साहित्य हो गया। ठीक, तो और यहाँ पे देखिए अब अलंकार की सही परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। ठीक, ये आपका किताबी परिभाषा हो गया। क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बढ़ाने वाले को भी कह सकते हैं, या फिर जो शब्द बढ़ाते हैं, या फिर तत्वों को भी, बढ़ाने वाले तत्वों को, बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों, ठीक, तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक, आप यहाँ पे ये नोट कर लीजिएगा और वहां पे वो देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। कभी कह देगा काव्यों के संगठन या फिर कई काव्यों को इकट्ठा करके लिख दिया गया तो क्या कहेंगे। ठीक, तो उस हिसाब से ये आपको यहाँ पे संधि में तोड़ के बता दिया है कैसे है। ठीक, तो आपका यहाँ पे परिभाषा हो गया। अब देखिए अलंकार जो है बहुत सारे हैं। ठीक, अलंकार जो है 70 से भी ज्यादा अलंकार, 70 से भी ज्यादा, 70, 75, 80, लेकिन हमको पढ़ने कितने हैं? 20 से 25 जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमको बस उतने ही पढ़ने। ठीक, अब हम बात करेंगे अलंकार, और उसके अलंकार तो हो गया, अब उसके भेद के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, तो आपका अलंकार इतना हो गया। क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को तत्वों को अलंकार कहते हैं। और फिर अलंकार कैसे आपका बना है वहां पे विच्छेद में बता दिया। अब हम जो है अलंकार के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, अलंकार के यहाँ पे 3 भेद हैं। कौन कौन से अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए, शब्दालंकार, यहाँ पे अर्थालंकार, और यहाँ पे आपका क्या हो गया? उभयालंकार। अब देखिए यहाँ पे आपको इसी से पता चला होगा कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार मतलब शब्दों के माध्यम से जब हम पता करेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है
तो वहाँ पे शब्द अलंकार होगा। ठीक, और जब अर्थ के माध्यम से पता करेंगे, किसी लाइन का अर्थ, किसी पंक्ति का अर्थ निकल रहा है और उससे हम पता करना है कौन सा जो अलंकार है, तो हमारा अर्थालंकार हो जाएगा। और उभयालंकार मतलब शब्द प्लस अर्थ, मतलब उभय मतलब दोनों होता है ना, जैसे उभयचर प्राणी बोलते हैं ना, जो जमीन पे और पानी में दोनों रहता है, वैसे यहाँ पे उभय मतलब दोनों, जिसमें दोनों से पहचाना जाए, या शब्द से भी और अर्थ से दोनों से पहचाना जाए, वहां पे आपका उभयालंकार हो जाएगा। ठीक, अब देखिए शब्दालंकार में होते कौन कौन से हैं। शब्दालंकार की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और आपका पुनरोक्ति। यहाँ पे देखिए आपका जो ज्यादातर पूछा जाता है एग्जामों में, अगर बात करते हैं जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो आपका है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। पुनरोक्ति बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इतने के बारे में हम डिटेल, अभी इनका देखिए, इनके ये पार्ट हो गए। अर्थालंकार की बात कर लेते हैं। तो अर्थालंकार में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, देखिए अब अर्थालंकार की बात कर लेते हैं। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, दीपक, आदि बहुत सारे हैं। यहाँ पे लिखने से जब हम अर्थालंकार पढ़ेंगे तो वहाँ पे सबके बारे में जानेंगे। ऐसे मतलब ढेर सारे हैं उनके। उभयालंकार इन्हीं में से जो होगा, जिसमें भी उभयालंकार होगा, इनमें से जिसमें भी उभयालंकार होगा, हम जब पढ़ेंगे अलंकार इन सब के बारे में, तो वहीं पे आपको चिन्हित कर देंगे कि इसमें उभयालंकार है। ठीक, तो उसके बारे में हम वहीं पे पढ़ लेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे, शब्दालंकार पढ़ेंगे, फिर अर्थालंकार, और इन दोनों में जहाँ पे भी उभयालंकार होगा हम वहीं पे चिन्हित कर देंगे उसको कि इसमें भी उभयालंकार है। ठीक, तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे शब्दालंकार के बारे में। एक एक करके बात करेंगे शब्दालंकार के बारे में। क्या पढ़ने वाले हम लोग, शब्दालंकार। ठीक, अब देखिए शब्दालंकार में कौन सा था, शब्दालंकार में आपका जो है अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। ठीक, तो कौन सा, अनुप्रास। अब देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के भी कई सारे भेद है। ठीक, अब अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जैसे जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार होती है, मतलब एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण बार बार आता है, उसमें अनुप्रास होगा। लेकिन अब अनुप्रास के भी कई भेद है, जिसमें क्या होगा, एक वर्ण कई बार आएगा, एक वर्ण 2 ही बार आएगा। ठीक, किसी की आवृत्ति, किसी का उच्चारण। ठीक, तो इस आधार पे हम अनुप्रास को बांटेंगे। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार बार बार होती। ठीक, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होता है। ठीक, अब अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा है। अब अनुप्रास अलंकार का जो भेद है, पांच भेद है, मैंने इसको बताया। अब देखिए यहाँ पे क्या, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास,
और क्या है श्रुत्य अनुप्रास। ठीक, कौन कौन से हो गए? अब अनुप्रास के यहाँ पे 5 भेद कौन कौन से हो गए? देखिए, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे, कैसे उसमें क्या प्रयोग होता है, कौन सा वर्ण कितनी बार आता है, तो कौन सा होता है। ठीक, अब हम एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? छेकानुप्रास के बारे में। अब देखिए, छेकानुप्रास में क्या होता है? जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार आता है। ठीक, कितनी बार? केवल 2 बार। जहां पर कोई वर्ण वो भी क्या लगातार 2 बार आता है, वहां पे क्या होता है? छेकानुप्रास। ठीक, जहां पर कोई वर्ण लगातार 2 बार आए। ठीक, बस लगातार होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। लगातार, जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार प्रयोग में है, मतलब लगातार होना चाहिए। जिससे क्या होता है? साथ साथ हो गया। देखिए, सा 2 बार है और ये लगातार है। ठीक, तो ऐसे होना चाहिए। ठीक, लगातार 2 बार प्रयोग में होना चाहिए। अब देखिए, इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे सूर सिकत हठ नाव चलाए। सूर सिकत हठ नाव चलाए। अब देखिए, इसमें सूर सिकत हठ नाव चलाए। ठीक, अब इसमें देखिए क्या बोला है कि कोई वर्ण लगातार 2 बार है। यहाँ पे देखिए, ये वाला सा और ये सा क्या हुआ? लगातार 2 बार है ना, यहाँ पे भी सा, यहाँ पे भी सा, तो क्या हो गया? इसमें छेकानुप्रास हो गया। अब जैसे और एक दे, ये सूर समर करनी करही। सूर समर करनी करही। यहाँ पे भी देखिए, सा और सा क्या लगातार आया है? 2 बार आया है, तो क्या हो गया? यहाँ पे आपका छेकानुप्रास हो गया। ठीक, आपका यहाँ पे छेकानुप्रास हो गया। समझ में आ गया हो क्या? कोई वर्ण लगातार 2 बार आता है तो छेकानुप्रास होता है। अब क्या बात करते हैं? वृत्तानुप्रास की। देखिए, वृत्तानुप्रास क्या होता है? जैसे आपका यहाँ पे, जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार होती है। ठीक, यहाँ पे क्या था? छेकानुप्रास में 2 बार था, और यहाँ पे किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है। ठीक, वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार। ठीक, छेकानुप्रास में क्या था? कोई वर्ण लगातार 2 बार आता है। अब वृत्तानुप्रास में कोई वर्ण लगातार 2 से अधिक बार आए, या फिर किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका वृत्तानुप्रास हो जाएगा। अब देखिए, इसका उदाहरण बात कर लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? नभ पर चमचम चपला चमकी। नभ पर चमचम चपला चमकी। ठीक, नभ पर चमचम चपला चमकी। अब देखिए, इसमें चा का प्रयोग कितनी बार हो रहा है? 1 2 3 4, 2 से अधिक बार हुआ ना। चा वर्ण का आवृत्ति जो है 2 से अधिक बार हो गया। और एक जो बहुत ही प्रसिद्ध है, कौन सा? तरन तनुजा तक तमाल तरवर बहुछाए। तरनी तनुजा तट तमाल
ठीक। तरन तनुजा तत्माल तरुवर बहुशा। अब इसमें देखिए ता कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। ता की आवृत्ति जो है 5 बार हुई है, मतलब 2 से अधिक बार। तो क्या हमने पढ़ा था वृत्तानुप्रास में, वर्ण की आवृत्ति जो है 2 से अधिक बार होगी, तो वहां पे वृत्तानुप्रास होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास में अंतर समझ में आ गया, और दोनों समझ में आ गया। क्या छेकानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है, वृत्तानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं क्या, लाटानुप्रास के बारे में। तो छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं लाटानुप्रास, तीसरे। ठीक। अब देखिए लाटानुप्रास क्या होता है। लाटानुप्रास देखिए जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर हो जाता है, वहां लाटानुप्रास होता है, ठीक। जैसे कोई वाक्य या उपवाक्य हो, ठीक, वाक्य या उपवाक्य हो, उसकी आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, मतलब उसकी आवृत्ति तो होती है, ठीक, उसी अर्थ में आवृत्ति होती है, लेकिन क्या होता है उसके मूल अर्थ में अंतर हो जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति थी, वहां पे वर्णों का था ना, यहाँ पे क्या है, वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ में अंतर हो जाता है, ठीक। मतलब कोई वाक्य है 2 बार आएगा, लेकिन उन दोनों वाक्यों का मतलब जो है अलग अलग होगा, ठीक। एक वाक्य होगा उसका उपवाक्य भी हो सकता है, ठीक, केवल वाक्य भी हो सकता है। अब कैसे, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। क्या है, जैसे राम भजन जो करत नहीं, यहां से लिख लेंगे, थोड़ा बड़ा है। राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताहि। ठीक। और फिर वही है, राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन ठीक। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, देखिए वाक्य दोनों वही हैं, बस कि फर्क क्या है, कामा यहाँ पे लगा नहीं के बाद और कामा यहाँ पे लगा है नहीं के पहले, ठीक। वही उसका पूरा अर्थ बदल देता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या, राम भजन जो करत नहीं, मतलब जो राम का भजन नहीं करते हैं, ये वाक्य उनके लिए कहा गया है। और इसमें क्या, राम भजन जो करत है, मतलब, और ये वाक्य जो राम का भजन करते हैं उनके बारे में, मतलब वाक्य तो वही है लेकिन अर्थ दोनों अलग अलग दे रहे हैं, ठीक। ये वाक्य है, ये इसका उपवाक्य भी कह सकते हैं, जो उसके भाव को पूरा करता है, ठीक। तो क्या बताएं, वाक्य उपवाक्य की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ में जो है अंतर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देख लेना कि राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भयताहि, और राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भयताहि, ठीक। तो यहाँ पे राम के भजन करने वालों के लिए कहा गया, यहाँ पे जो राम का भजन नहीं करते हैं उनके बारे में। यहाँ पे 2 वाक्य, उनके अर्थ जो है अलग अलग हो गए, ठीक। तो क्या हो गया यहाँ पे लाटानुप्रास, वाक्य उपवाक्य की जो आवृत्ति होती है लेकिन उनके अर्थ जो है अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। अब हम क्या बात करते हैं चौथे के बारे में, अंत्यानुप्रास के बारे में।
अब इसके शब्द से ही आपको समझ में अंत्यानुप्रास मतलब अंत में कुछ ना कुछ होगा। ठीक, मतलब जब कोई हम पढ़ते हैं वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्यों के अंत में एक जो है उच्चारण समान मिलेगा, उसका राग जो है समान मिलेगा। ठीक, तो इसका परिभाषा देखते हैं। जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है तो वहां पे जो है अंत्यानुप्रास होता है। ठीक, क्या बोला? अंतिम अक्षर, वाक्य का एकदम अंतिम अक्षर समान होता है। ऐसा कब होता है? ये ज्यादातर आपको दोहे में देखने को मिलेगा। ठीक, इन सब में दोहा है, चौपाई है। चौपाई में, दोहे में तो आपको ज्यादा मिलेगी, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ई लास्ट में ई का उच्चारण भी सेम है, ई वर्ण की आवृत्ति भी सेम है। ठीक, समान है। वाक्य के अंतिम में अक्षर की आवृत्ति, ये तो कहा गया है वर्ण की आवृत्ति। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब जैसे जैसे देखिए उदाहरण लेते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। ठीक, क्या बोला? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती और जाकी ज्योति बरे दिन राती। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ती का आवृत्ति, ती वर्ण का आवृत्ति जो है सेम है ना, वो भी क्या वाक्य के अंत में है। ती की आवृत्ति वाक्य के अंत में, तो वही कहा गया इसमें वाक्य के अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है। ठीक, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ठीक, तो यहाँ पे ई या फिर जाई, ई इसका सेम हो रहा है। ठीक, उच्चारण इसका समान हो रहा है, तो वही इसमें कहा गया है। ठीक, तो लाटानुप्रास में क्या समझ? वाक्य की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ में अंतर होता है, और अंत्यानुप्रास में वाक्य के अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने 4 पढ़ लिया। अब एक और बचा है आपका कौन सा? श्रुत्यानुप्रास। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। अब हम बात करें क्या? 5वां आपका जो बचा है अनुप्रास अलंकार का 5वां भेद श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यम, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति, वर्ग हमने क्या पढ़ाया था आपको? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग ना, कचट तब पढ़ाया था। तो वही इसमें कहा गया कि एक ही वर्ण, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी ना, मतलब एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति लगातार है। ठीक, मतलब एक ही वर्ग के वर्ण की आवृत्ति लगातार, मतलब का वर्ग आया तो का वर्ग के ही वर्णों की आवृत्ति हुई, चा वर्ग आया तो चा वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होगी। ठीक, तो यहाँ पे उदाहरण से एक समझ लेते हैं कौन सा होगा। जैसे दिनांत था थे, दिनांत था थे, दीनानाथ, दिनांत था थे, दीनानाथ डूटे, और सधैन वाते गृह, सधैन वाते गृह ग्वाल बाल थे।
अब देखिए यहाँ पे क्या, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते और सधैनु आते गृह ग्वाल बाल थे। इसको ऐसे देखिए, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते और सधैनु आते गृह ग्वाल बाल खेलते। अब इसमें देखिए, दा ना ता था दा ना था, ये क्या हुआ, ये आपका जो है एक ही वर्ग के हैं। कैसे, ता वर्ग का है ना, ता था दा धा ना, तो ता दा ना, ता दा ना, इनकी आवृत्ति कितनी बार, बहुत बार हुई है, मतलब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे। ठीक, देखिए धा भी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, सुत्तन पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति लगातार हो रही है। तो ता वर्ग के वर्णों की आवृत्ति यहाँ पे आपकी लगातार हुई। जैसे आप देखिए, तुलसीदास सदित निस्दिन देख तुम्हारी निठुराई, तो उसमें भी देखिए आपका क्या है कि आपका जो है एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति लगातार हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या, अनुप्रास अलंकार के बारे में बात की, उनके पांचों भेदों के बारे में बात किया। कौन सा हमने, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, सुत्तानुप्रास, अंतानुप्रास और छेकानुप्रास, इनके बारे में बात कर लिया। कैसे देखेंगे कि एक वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है, ज्यादा बार होती है। ठीक, वाक्य कैसे बनता है, वाक्यों के प्रयोग से वाक्य उपवाक्य होते हैं जिनका अर्थ अलग होता है, उनके अनुसार पे हमने जान लिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको एक बार आप दोहरा लें, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, एक चाहे फास्ट मोड पे भी देख सकते हैं, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका था अलंकार का पहला पार्ट था, जिसमें हमने अलंकार के बारे में जाना, कैसे संधि विच्छेद से वो तोड़ते हैं उनके बारे में जाना, और यहाँ पे हमने अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में जाना। अब अगली वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे क्या, अनुप्रास के बाद कौन सा आपका जो है यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अलंकार के नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ, अगले पार्ट के साथ। और आप अगर वीडियो में नए हैं, चैनल पे हमारे नए हैं, तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन जरूर दें, हमें कैसे पढ़ाना है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ छूट रहा है या फिर पढ़ाने का कोई नया तरीका है, कोई अलग तरीका, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।